जय हिंद दोस्तों, मेरा हाल होस्ट आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। देखिए आज क्या महत्वपूर्ण है। आज आपको पता है, आज भारत जो हमारा जो देश है वो भारतीय शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाता है। आज का दिन या टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आज हम टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं कि वो उन्होंने हमारे जीवन में, हमारे जीवन को कैरियर बनाने में और हमारे जीवन के बहुत सारे मोड़ों पर उन्होंने हमारा सहयोग किया, हमें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मदद की। अच्छा, आज के लिए स्वामी विवेकानंद ने ना कुछ बोला था। क्या बोला था? टीचर के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था द बुद्धा। उसमें था एक कोटेशन, मुझे याद है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। The bond between the teacher and taught is peculiar in India. A teacher is not a man who comes to teach us and be pays, but a teacher is a man who show me the way of salvation. So I should respect my teacher before my own parents. मतलब एक टीचर वो नहीं जो हमें पढ़ाने आता है और पढ़ा के चला जाता है और हम उसे पैसा दे देते हैं और रिश्ता ख़त्म हो जाता है, बल्कि यह रिश्ता तो जन्मों जन्मों का पुराना रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जिसकी रिस्पेक्ट हमें सबसे ज़्यादा करना चाहिए। ये वो रिश्ता है कि एक टीचर वो व्यक्ति है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, जो हमें मोक्ष का रास्ता दिखाता है, जो हमें मुक्ति का रास्ता दिखाता है। तो टीचर की रिस्पेक्ट हमें अपने माता पिता से ज़्यादा करना चाहिए। देखिए कबीर ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। मतलब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो किसके पैर जाके छूने चाहिए? तो पहले किसके छूने चाहिए? गुरु के, क्योंकि गुरु की वजह से ही आप भगवान को जान पाए, एक कबीर साहब ने बोला। लेकिन हम आज जो शिक्षक दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं एक बहुत बड़ी महान हस्ती के बारे में, उनके जन्म दिवस के रूप में हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं। चलिए आइए बिना वक्त गवाए जानते हैं पहले न्यूज़ को। तो पहली न्यूज़ है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। मतलब हम जो शिक्षक दिवस, जो टीचर्स डे है, वो किस डे को मनाते हैं और किस वजह से मनाते हैं। तो मैं आपके दोनों डाउट्स को क्लियर कर दे रहा हूँ। जो पहला जो आंसर है वो ये है कि जो शिक्षक दिवस है, जो टीचर्स डे है, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। आज के दिन मनाया जाता है। याद रखेंगे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, एक्स प्रेसिडेंट या कह सकते हैं दूसरे राष्ट्रपति, मतलब पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो दूसरे राष्ट्रपति थे, जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप इतना जान लीजिए कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रिसाइड वाइस चेयरमैनशिप। मतलब ये पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के, स्वतंत्र भारत के, और दूसरे राष्ट्रपति थे। याद रखेंगे, पहले राष्ट्रपति भारत के एस राधाकृष्णन और दूसरे उपराष्ट्रपति। इन्हीं के जन्म के आधार पर टीचर्स डे मनाया जाता है। पिक्चर में जो व्यक्ति देख रहे हैं आप, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। चलिए हम अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ ना गिद्धों के ऊपर है। देखिए पिछले कुछ सालों में अगर हम 1990 से देखें, 1990 से और आज 2022 चल रहा है, 2022 तक लगभग तब 800 के आसपास गिद्ध थे, जिनकी संख्या आज 130 के आसपास बची है। तो गिद्धों के संरक्षक, गिद्ध मतलब समझते हैं ना बल्चर, बल्चर को नेचुरल स्कैवेंजर ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब प्रकृति के प्राकृतिक सफाई कर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सफाई कर्मी। ये लोग ना सड़े गले मांस इन सबको खाने में और उनको नष्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। आज ना इनकी कमी ख़त्म हो गई है, आज हैं ही नहीं, विलुप्त हो गए हैं। इनके विलुप्त होने की बहुत सारी वजह हैं, हम जानेंगे अभी क्या वजह है। इसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि न्यूज़ में गिद्ध क्यों हैं। वल्चर का पौराणिक भी आप लोगों ने सुना होगा। एक जटायु थे, जो राम जी की जो सीता थी उनको रावण जब ले जा रहे थे, जटायु ने देख लिया था, रावण से युद्ध किया था। आप लोग समझ पा रहे हो? तो जटायु हमारे लिए धार्मिक और आध्यात्मिक चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है और आज हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रकृति के सफाई कर्मी की जो संख्या है वो किसको दी गई है। हु इज नोन एज द नेचुरल स्कैवेंजर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो कौन है? वल्चर है। चलिए इसमें जानेंगे जो
यूपी के है ना 14 डिस्ट्रिक्ट, यूपी में बहुत ज़्यादा है, ललितपुर और ये आपका ओरछा के पास से बेतवा वाला जो रीजन है ना, इधर पे काफ़ी गिद्ध मिल जाएंगे। यहाँ पे गिद्ध जो वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। और एक अधिकारी हैं पीपी सिंह जी, चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफिसर झांसी में, आपके मुख्य वन संरक्षक हैं। इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है गिद्धों को संरक्षण करने में। चलिए हम बात करते हैं गिद्धों के बारे में। तो जो गिद्ध है ना, यूपी में ना 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, जिनमें गिद्धों की जो संख्या है ना उसको बैलेंस करना है। क्योंकि अगर गिद्धों की संख्या बढ़ेगी तो जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है ना वो इस्टाब्लिश होगा, पर्यावरण संतुलन है ना वो इस्टाब्लिश होने में बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। तो याद रखेंगे 14 ज़िले जो है ना उनके नाम याद नहीं रखने हैं आपको, बस काउंटिंग रखनी है याद कि कितने ज़िले उत्तर प्रदेश। पीईटी का जो एग्ज़ाम होगा लेखपाल का, उसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो इसमें जो 4 जोन है ना वो याद रखने हैं, बरेली जोन, रोहिलखंड जोन, पीलीभीत जोन और बिजनौर जोन। इन जोन के 4 जोन के 14 ज़िलों को ना क्या किया गया है, नोटिफाइड किया गया, चिन्हित किया गया है कि यहाँ पर जो 14 ज़िले हैं ना, इन ज़िलों में गिद्धों के पुनः कंजर्वेशन की बात की जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ गिद्ध नष्ट क्यों होते हैं, क्यों विलुप्त हो गए गिद्ध, एक्सटिंक्ट क्यों हो गए। देखिए हम जानवरों को ना, देखिए एक दवाई होती है जिसका नाम है डिक्लोफेनाक, इस पिक्चर में आप देखेंगे तो डिक्लोफेनाक एक दर्द निवारक दवाई होती है जो जानवरों को ना, जो आपके एनिमल्स होते हैं ना, इनको पेन किलर के तौर पे दी जाती है। कि अगर जानवर को कोई दर्द है, कुछ भी है, तो हम लोगों को लगता है दर्द है, तो हम लोग क्या करते हैं, या डॉक्टर आके क्या करते थे, डिक्लोफेनाक का इंजेक्शन लगा देते थे। डिक्लोफेनाक, कोई भी आप दर्द निवारक दवाई खाएंगे उसमें डिक्लोफेनाक पाया जाता है। तो जैसे ही डिक्लोफेनाक का इंजेक्शन लगाया तो उसको आराम तो लग गया, लेकिन कभी ना कभी वो जानवर जब डेथ होगी, डिक्लोफेनाक या जो भी ड्रग होते हैं ना वो बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। ये कहाँ रह जाते हैं, ये जानवर के ना लीवर में स्टोर हो जाते हैं। अब जब भी जानवर मरेगा तो गिद्ध उसको खाएगा। जैसे ही गिद्ध ने उसको खाया तो गिद्ध के मुंह में गया, मुंह में जाते वो किडनी में चला जाएगा और गिद्ध का किडनी फेलियर हो जाएगा। तो गिद्ध की किडनी के फेलियर होने की वजह से गिद्ध की डेथ हो जाती है। इस वजह से गिद्ध विलुप्त हो गए हैं। तो डिक्लोफेनाक को सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन फिर भी आज भी डिक्लोफेनाक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बगल में आप फिगर में देख पा रहे हैं गिद्ध है, ठीक है, ये वल्चर कहलाता है। अब समझ पा रहे हैं डिक्लोफेनाक का ओवर यूज हुआ जिसकी वजह से वल्चर का किडनी फेलियर हुआ और वल्चर मर चुके हैं, विलुप्त हो रहे हैं। चलिए अगला न्यूज़ हम देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण न्यूज़ है बहुत ज़्यादा, स्वामी विवेकानंद जिनके बारे में हमने बात की है, हमारे युवकों के आदर्श हैं, यूथ आइकॉन बोले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि इन जैसा इंसान न भूतो न भविष्य तो, न भूतकाल में हुआ है मतलब इनसे पहले, और न भविष्य काल में होगा। इनके बारे में याद रखेंगे। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने, इनके बचपन का नाम नरेंद्र था, कलकत्ता में जन्म हुआ था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और भारत का नाम मतलब रोशन किया था। लगातार 0 पर 7 दिन बोले थे। बहुत विद्वान व्यक्ति थे। ऐसे विद्वान व्यक्ति, खेतड़ी के महाराज ने विवेकानंद की उपाधि दी थी, याद रखेंगे। खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है, जहाँ पर कॉपर मतलब या तांबा उगता है, तांबा मतलब निकलता है, तांबे का प्रोडक्शन होता है। याद रखेंगे खेतड़ी के महाराज ने इनका नाम क्या रखा था, इनका नाम विवेकानंद रख दिया था। हमें गर्व है। विवेकानंद जी ने ना, आपका याद होगा, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रामकृष्ण पर मिशन की जो स्थापना की थी वो किस सन में की थी, 1893, 1895, 1897 और 1900। चलिए विकल्प में जो भी आपको उचित लगे तो बताइएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, किसके द्वारा, आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो आज न्यूज़ में क्यों है स्वामी विवेकानंद जी, इनका जन्म 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्यों न्यूज़ में है। तो देखिए जो लैटिन अमेरिका है ना, लैटिन अमेरिका समझते हैं ना, ये जो मैक्सिको वाला जो रीजन है ना, वो लैटिन अमेरिका में कहलाता है, लैटिन अमेरिका में आता है। तो मैक्सिको का एक हिंडाल्गो राज्य है, मैक्सिको का एक हिंडाल्गो राज्य है
जहाँ पर एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति का अनावरण किया गया, इनॉग्रेशन किया गया स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति का। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति लगाई गई। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी ऐसे किस अमेरिकन देश में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को लगाया गया। तो याद रखेंगे मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको सिटी में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को लगाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। और इस मूर्ति का इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जिसे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कौन है? ओम बिरला जी। कहाँ से हैं? राजस्थान की कोटा सीट से जीत के आए थे, सांसद हैं। तो इन्होंने उस सीट को, इन्होंने उनकी मूर्ति को इनॉग्रेट किया। देखेंगे इस मूर्ति, इस मतलब पिक में स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति दिख पा रही है ना आपको, ये मैक्सिको के कोई मंत्री हैं और ये हमारे कौन है? ओम बिरला जी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये गए हैं मैक्सिको इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए। बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। चलिए अगला न्यूज़ हम देखते हैं। देखिए आज का ही दिन, अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, हमारे भारत में आज का दिन टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल डे की बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है या इंटरनेशनल चैरिटी डे है। आज के दिन ये लगभग कब से शुरू किया गया था? याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके द्वारा ये लगभग 2012 से स्टार्ट किया, लगभग क्या 2012 से ही इसको शुरू किया गया था। हर 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मेन एम क्या है कि बहुत सारे जो धनाढ्य लोग हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनसे पैसे चैरिटी मतलब लोगों की केयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसे जमा किए जाएँ, फंड जमा किए जाएँ। उस फंड का इस्तेमाल आगे किया जाए लोगों की, या गरीब जो लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं हम। अगला न्यूज़ है, देखिए अभी जापान ओपन 2022 हुआ है। जापान जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, जैसे अमेरिकन यूएस ओपन हो गया, जैसे आपका ब्राज़ीलियन ओपन हो गया, उसी प्रकार जापान ओपन 2022 हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है केंटा निशिमोटो। ये अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो 21 नंबर पे आते हैं। ये जापान के हैं, याद रखेंगे, ये जापान के हैं। और इन्होंने पुरुष सिंगल मतलब जो आपका मेन सिंगल में ना इंटरनेशनल लेवल पर अपना पहला टूर्नामेंट जीता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाई के पात्र हैं। तो याद रखेंगे जापान ओपन 2022 में जो पुरुष सिंगल है ना, उनका मतलब आपका मैन सिंगल का जो अवार्ड है ना, वो जीता है केंटा निशिमोटो ने। याद रखेंगे पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाएगा। केंटा निशिमोटो ने हाल ही में या रिसेंटली एक अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता। ही वन हिज ऑन फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट। और ये इस टूर्नामेंट का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया ओपन है, यूएस ओपन है, ब्राज़ीलियन ओपन है या फिर जापान ओपन है। तो याद रखेंगे जापान ओपन 2022। अगला न्यूज़ हम चलते हैं। देखिए अभी एक बहुत अच्छी स्कीम का इनॉग्रेशन किया गया है कर्नाटका में। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? क्या वाईएस येदियुरप्पा हैं या कोई और हैं? मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कर्नाटका और केरला दोनों के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है इस समय, कर्नाटका और केरला के। कल हमने कर्नाटका की सिल्वर सिटी के बारे में एक क्वेश्चन जाना था, अब हम जान रहे हैं कर्नाटका में एक क्या हुआ। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री उन्होंने एक वहाँ के जो कृषि एग्रीकल्चर में जो इंडल्ज या कृषि में जो संलग्न लोग हैं ना, मजदूर हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, जैसे जो लोग खेती में काम वाम करते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके जो बच्चों की शिक्षा तो वो तो हो ही नहीं पाती है, तो उनके बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कीम चलाएगी जिसका नाम है विद्यानिधि योजना। विद्यानिधि योजना का हाँ दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी कर्नाटका के बारे में हमने कल एक न्यूज़ पढ़ी थी और आज भी हम कर्नाटका के बारे में एक और नई न्यूज़ पढ़ेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी स्कीम चलाई है कर्नाटका ने, ऐसी स्कीम हो नहीं सकती। स्कीम क्या है? कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं ना, मुझे तो पहले कमेंट बॉक्स में बताइए मेंशन करके कर्नाटका और केरला दोनों के मुख्यमंत्री कौन कौन हैं। तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने वहाँ के जो खेतों में जो काम करने वाले जो एग्रीकल्चरल जो फार्मासिस्ट है ना,
और जिनके पास ज़मीन नहीं है वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं। जो कृषि से संबंधित जो लेबर है ना या मजदूर वर्ग है, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा का इंतज़ाम हो नहीं पाता, तो उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए एक नया योजना लेके आए हैं, वो एक नई पॉलिसी लेके आए हैं। उस पॉलिसी का नाम है विद्या निधि योजना। इस विद्या निधि योजना का मुख्य काम क्या है? जो गरीब तलवे के लोग हैं ना, जो दूसरों के खेतों में जाके काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र से संबंधित लेबर हैं, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कर्नाटका ने एक बहुत बेहतरीन स्कीम यूज की है या लेके आया, जिसका नाम है विद्या निधि योजना। ये कर्नाटका में चलाई जा रही है। आगे इससे क्या होगा? उन जो गरीब लोग हैं ना, उनके बच्चों का सर्वांगीण मतलब जो टोटल या यूनिवर्सल डेवलपमेंट होगा। बहुत अच्छी स्कीम है, क्लैप्स है उनके लिए, बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने। चलिए आगे अगली न्यूज़ के साथ हम बात करेंगे। आप जानते हैं दिव्यांग को, जैसे आपको पता होगा फिजिकली जो हैंडीकैप्ड थे ना, उनको दिव्यांग कहा जाता है। पहले 3% इनको कोटा दिया जाता था, अब 4% है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि पहले दिव्यांगों की 7 श्रेणियां होती थी, मतलब 7 कैटेगरी में रखा जाता था दिव्यांगों को। आज 21 श्रेणियों में रखा जाता है। 14 जो श्रेणी है ना और बढ़ा दी गई है, मतलब 14 जो है ना, अब टोटल 21 मतलब कैटेगरीज में दिव्यांगों को बांटा गया है। मोदी जी ने ना विकलांगों का नाम दिव्यांग रखा है, अच्छी बात है। तो अभी कुछ दिनों पहले आपको बताया था मैंने कि दिव्यांगों के लिए सुगम्य भारत अभियान के तहत मतलब एक योजना चलाई जाती है, जिसमें दिव्यांगों के लिए किसी भी बिल्डिंग में जाना है, सरकारी बिल्डिंग में जाना, तो इस प्रकार की बिल्डिंगें बनाई जाती हैं ताकि उन्हें जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। तो इन्हीं दिव्यांगों के लिए एक पार्क बनाया गया है। उस पार्क का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? नागपुर में। ये पार्क टोटली डेडिकेटेड है दिव्यांगों के लिए। तो दिव्यांगों के लिए जो पार्क बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। अगला न्यूज है हमारा कि हाल ही में नुआखाई उत्सव, क्वेश्चन आएगा कि नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। याद रखेंगे उड़ीसा में ना इन दिनों धान जो होती है ना, उसकी खेती काफ़ी चरम सीमा पे हो जाती है। धान का जो फसल का ना प्रोडक्शन होने लगता है, तो धान की जो बालियाँ आती हैं जिस प्रकार से खेतों में, और उन धान की बालियाँ, धान समझते हैं ना, पैडी, जो पैडी की जो खेती होती है ना, उसका डेवलपमेंट होने लगता है, पैडी डेवलप होने लगती है, हार्वेस्ट होने वाली होती है। तो उसके लिए ये लोग ना ये क्या है, एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जिसका नाम है नुआखाई उत्सव। ये उत्सव ना उड़ीसा में मनाया जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नुआखाई उत्सव हाल ही न्यूज में था, ये रिसेंटली न्यूज में था। ये कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। ठीक है, किस चीज़ से संबंधित है? एग्रीकल्चर से संबंधित। चलिए आगे हम चलेंगे। अगला न्यूज है, लास्ट न्यूज है लगभग ये, कि एक बुक लिखी गई है। हम डेली एक न एक बुक के बारे में हम बात करते हैं। कल हमने बात की थी कॉल इन द फ्री करके, फ्री इन द कॉल में, मतलब आपको याद होगा, फ्री इन द कॉल करके एक बुक थी जो एक नृत्यिका थी, उन्होंने लिखी थी, नृत्य की थी, डांसर थी, उन्होंने लिखी थी। और आज का जो न्यूज है ना वो भी एक बुक के बारे में है कि इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। मतलब जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तब 1951 और 52 में, और आज मोदी बने मतलब लगभग 2000, अभी आपको पता होगा अभी रिसेंटली बने थे, 2014 में बने थे, 2014 से बने थे 2019 तक, 2019 से बने तो अभी 2024 तक चलेंगे। ठीक है, तो मोदी जी का युग चल रहा है, मोदी मतलब एरा चल रही है इस समय। तो नेहरू एरा से लेकर मोदी एरा तक दोनों के बीच में ना इकोनॉमी में क्या ट्रांसफॉर्म हुआ उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है पुलापे बालकृष्णन ने बुक लिखी है। बुक का नाम याद रखेंगे फिर से, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। आज की न्यूज़ में बस इतना ही था दोस्तों। आज हम जैसे कि हम कुछ करंट अफेयर्स, कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए उन क्वेश्चंस के आप आंसर ना कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है आपके साथ कि भारत की ऐसी कौन सी महिला थी, इंडियाज फर्स्ट वुमेन हु बिकेम ग्रेजुएट फ्रॉम अ कॉलेज, जो किसी मतलब जो ग्रेजुएशन कॉलेज है ना, स्नातक कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहाँ से ग्रेजुएट होने वाली भारत की पहली महिला। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ना कुछ समय पहले आपको याद होगा फ्रांस से हमने राफेल विमान खरीदे थे।
तो उस राफेल विमान को चलाने वाली भारतीय महिला का नाम बताइए। ऐसी कौन सी महिला है जिसने राफेल विमान को चलाया था। चलिए 2 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कि हाल ही में ना कुछ समय पहले आपको याद होगा एक 2 नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है, जिसमें एक दोनों नदियाँ बेसिकली एमपी से ओरिजिनेट होती हैं। तो दोनों नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व काफ़ी हद तक ना डैमेज हो रहा है। तो उसका नाम बताइएगा दोनों नदियों को। और चौथा क्वेश्चन है, जो राजघाट परियोजना है ना, वो किस नदी पे बनाई गई है। 5वां क्वेश्चन मुझे बताइए कि माता टीला डैम किस नदी पर बनाया गया है। चलिए अपने आंसर कमेंट बॉक्स में मतलब मेंशन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड जीएस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद देते रहिए, और आप सबको टीचर्स डे की अनंत शुभकामनाएं। बस आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान देते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।